बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी थे उनको डिस्कस कर चुके हैं, और अभी हम कुछ जो हमारे सिलेबस में कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनको देखेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के बारे में पढ़ा था कि जो कंटिन्यूअस रैंडम एक्सपेरिमेंट थे उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो इसकी डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। पहली उसमें सिंपल है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। द डेंसिटी फंक्शन, इसका हमारे पास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। पीडीएफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। The density function of a continuous random variable x is called a uniform distribution when between the endpoints of any two subintervals of the same length continuous x have the same probability। ये हमारे पास शेप बनती है, इसमें दो इंटरवल हमारे पास यानी दो वैल्यूज के दरमियान जो इंटरवल होता है वो एरिया इसमें फाइंड किया जाता है। इसमें एक हमारे पास लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है उस इंटरवल की। लोअर को ए के साथ, अपर को बी के साथ डिनोट किया जाता है, और इसका जो पीडीएफ बनता है वो 1/b - a। और इसमें ए और बी के अंदर किसी भी पॉइंट्स पर अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो इक्वल होगी, इसलिए इसको हम नाम यूनिफॉर्म का देते हैं कि इस इंटरवल पूरे के दरमियान ए और बी के दरमियान किसी भी जगह पर अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, और वो 1/b - a के इक्वल होगी। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी शेप देखें तो ये रेक्टेंगुलर शेप में बन रही है, इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहेंगे। द पैरामीटर्स ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन आर, इसकी जो लिमिट्स हैं ए और बी, ये दो पैरामीटर्स हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के। और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ प्रूफ करने के लिए हम क्या करते होते हैं, उसकी लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक हम इंटीग्रेट करते हैं, और इक्वल टू उसका आंसर अगर 1 आ जाए तो हम कहेंगे उसका पीडीएफ है, अगर 1 नहीं आएगा तो उसका पीडीएफ वो नहीं होगा। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की जो लिमिट्स होंगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो हम पुट करते हैं, और अगर उनका आंसर 1 के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये पीडीएफ है, अदरवाइज वो पीडीएफ नहीं होता। और किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं तो उसको आप लोअर लिमिट से लेकर x तक जो वेरिएबल होता है उस तक उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो जो आंसर आता है उसको हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ 1/b - a, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो x - a b - a के इक्वल होगा। कैपिटल F ऑफ x के साथ इसको डिनोट करते हैं। ये भी हम 7 चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हमने करनी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने लाजमी याद रखना है। ज्यादातर एमसीक्यूज हमारे प्रॉपर्टीज से ही बन जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन और वेरिएंस। मीन इसका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आता है। और वेरिएंस के लिए b - a यानी अपर में से a को माइनस किया और उसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। इसका प्रूफ है आगे, इनको प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन हम जस्ट इनके रिजल्ट को याद रखेंगे कि इसका मीन किस चीज के इक्वल है और वेरिएंस किस चीज के इक्वल है। ये प्रूफ आगे उन्होंने किए हैं, लेकिन हमने जस्ट ये रिजल्ट याद रखने हैं।
शेप इसकी रेक्टेंगुलर शेप होती है, द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज रेक्टेंगुलर, यानी इसकी ना बेल शेप्ड होती है, ना पॉजिटिवली स्क्यू नेगेटिवली स्क्यू, नहीं, बल्कि इसका शेप जो है रेक्टेंगुलर शेप होती है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लेना है तो हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेशन e की पावर tx अगर कर देंगे तो उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा। तो इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास बन रहा है e की पावर b t माइनस e की पावर a t और डिवाइडेड बाय b माइनस a t। ये अगर आप लोगों को उस वक्त भूल जाता है और आपकी इंटीग्रेशन टेक्निक स्ट्रांग है तो आप उसी वक्त भी जल्दी से इसको निकाल सकते हैं। अगर आपकी इंटीग्रेशन इतना फास्ट नहीं कर सकते तो फिर आपको ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि आप इसका लॉन्ग प्रूफ करने बैठ जाएं। और कम्युलेटिव इसका फंक्शन जो बनेगा वो 0 m के डैश के साथ इसको डिनोट किया जाता है, 0 to 1 x की पावर k d ऑफ x, और ये बन जाता है 1 ओवर k प्लस 1 के इक्वल। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। A random variable x is said to have an exponential distribution with parameter lambda। इसका एक पैरामीटर है, पैरामीटर्स में से भी काफी एमसीक्यूज बनते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। पिछली जो अभी हमने यूनिफॉर्म पढ़ी है उसके दो पैरामीटर थे ए और बी, इसका एक पैरामीटर है लैम्डा और इसका पीडीएफ बनता है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। और अगर हम लैम्डा की जगह पे 1 ओवर बीटा भी हम लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा भी हो सकता है। तो अगर 1 ओवर बीटा होगा तो फंक्शन जो है इसका पीडीएफ 1 ओवर बीटा ई की पावर माइनस एक्स बीटा, यानी जो पहले वाला फंक्शन है उसमें लैम्डा की जगह पे अगर आप 1 ओवर बीटा पुट कर दोगे दोनों जगह पे तो ये इसका न्यू जो है पीडीएफ बन जाएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वही 0 to x, इसकी क्योंकि लिमिट्स हमारे पास क्या थी 0 to x थी। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट, लोअर लिमिट से x तक जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है। अच्छा, इसकी लिमिट्स आप याद रखें कि 0 to इंफिनिटी होती है पीडीएफ की। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की वैसे तो हमारे पास माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी होती है, तो जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट होगी वो 0 to इंफिनिटी होगी। लिमिट्स पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि फलान डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट क्या है, तो ये आपने याद रखना है 0 to इंफिनिटी। अच्छा, एक और कल जो हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का वहां पर बुक में मीन जो है वो सही नहीं दिया हुआ, वो आज वीडियो में भी मैंने नीचे कमेंट में लिख दिया था। हमने पढ़ा था 1 ओवर पी मीन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो Q ओवर P है, वो उसको आप करेक्ट कर लें बुक पे भी। और इसका वेरिएंस जो था ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का वो Q ओवर P स्क्वायर था। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूशन वो हमने पढ़ी थी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जस्ट हम क्या करते थे, इसके साथ k लग जाता है तो उसके मीन और वेरिएंस आ जाते हैं। तो जब हम नेगेटिव में k इज इक्वल टू 1 करते हैं तो ये Q ओवर P बनेगा, ना कि 1 ओवर P बनेगा। तो ये इसको आप लोगों ने करेक्ट कर लेना उसमें। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसका e
की पावर माइनस अल्फा एक्स आ जाएगा। और इसकी प्रॉपर्टीज में हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू होता है, और जब इसको सॉल्व करेंगे -∞ टू +∞ और इसकी लिमिट 0 टू ∞ बनेगी, तो ये 1/λ आ जाएगा। और एक और बात, अगर आपने पीडीएफ में 1/β लिखा हुआ है तो यहां पर उसका फिर मीन बीटा आ जाएगा। और जब इसका हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएंस 1/λ² आ जाएगा, 1/λ²। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो पूछ सकता है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर हैं, तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 1/λ के इक्वल हैं और बराबर है। पीछे हमने पढ़ी थी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस इक्वल थे, वो भी याद रखें। The distribution is extremely skewed and thus there does not exist any mod, यानी कि extremely skewed होगी तो उसका कोई mod जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। skewed इस तरह इसकी शेप होती है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, बारह वही चीज कि एक्सपेक्टेशन e की पावर tx, ये फार्मूला आपने याद रखना है, और 0 टू इन्फिनिटी इसकी हमारे पास लिमिट बनेगी। और इसके जो पीडीएफ है उस पर ये फंक्शन अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस टी, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास कैलकुलेट होके आएगा। तो आप इसका रिजल्ट जो है लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस टी, ये याद रखेंगे कि इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन या एमजीएफ क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है गामा एंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा और बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करने से पहले हम गामा और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा और बीटा फंक्शन जो है वो डिफाइन करेंगे कि गामा फंक्शन क्या होता है और बीटा फंक्शन क्या होता है। पहले हमारे पास गामा फंक्शन, द गामा फंक्शन फॉर एनी नंबर n ग्रेटर देन 0 डिनोटेड बाय, इसको हम गामा n कहेंगे, इज डिफाइंड बाय, अगर गामा n हमारे पास है इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x d ऑफ x, ये हमारे पास फंक्शन गामा फंक्शन कहलाता है। तो ये फंक्शंस भी आपको याद होने चाहिए, बीटा का और गामा का। We can give an alternative meaning to gamma n by proving that gamma n plus 1 is equal to n factorial, यानी हमारे पास गामा n plus 1 जो है n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। प्रूफ हमने नहीं करना, लेकिन ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए कि गामा n plus 1 जो है ये n फैक्टोरियल के इक्वल होगा। सर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई पैरामीटर नहीं होगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन पर नहीं है, ये फंक्शंस की बात हो रही है। गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन, इनका आगे यूज है। दो डिस्ट्रीब्यूशन, हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, उनके आगे पैरामीटर्स होंगे। तो बीटा फंक्शन क्या है? द बीटा फंक्शन फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स m एंड n डिनोटेड बाय बीटा इंटू m व n इज डिफाइंड बाय, तो बीटा फंक्शन हमारे पास 0 टू 1 इसकी लिमिट है, और x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 d ऑफ x। तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे m और n ग्रेटर देन 0 होंगे, पॉजिटिव होंगे या ग्रेटर देन 0 हम कह सकते हैं।
जब m और n 1 के इक्वल होंगे तो ये हमारे पास 1 के इक्वल ही गामा फंक्शन बन जाएगा, ये उन्होंने आगे प्रूव किया है। तो उन फंक्शंस के बाद हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। इसके अब पैरामीटर्स होंगे, वो सिर्फ फंक्शन थे इसलिए उसका कोई पैरामीटर वगैरह नहीं था। गामा डिस्ट्रीब्यूशन ये भी एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे विद पैरामीटर m। इसका एक पैरामीटर होगा m और वो पॉजिटिव नंबर होगा। f of x is equal to 1 over gamma function into x की पावर m minus 1 और एक्सपोनेंट की पावर माइनस x। लिमिट इसकी आपने याद रखनी है, 0 टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट है। तो गामा वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू m इज यूजुअली डिनोटेड बाय, ये स्मॉल गामा होता है, स्मॉल गामा इनटू m। A straightforward integration shows that 0 to infinity f of x d of x is equal to 1। ये हम हर डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रूफ करते आ रहे हैं कि उसकी लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक और उसका फंक्शन लिखेंगे और उसको जब हम इंटीग्रेट सॉल्व करेंगे तो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो उन्होंने भी इसका ये प्रूफ किया होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, 0 टू x हम इसका इंटीग्रेट कर लेंगे इसी फंक्शन का, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। which is also called the incomplete gamma function and has been tabulated by Carl-Pearson। यानी इसका जो रिजल्ट है वो इनकम्प्लीट आता है, स्पेसिफिक नहीं है, तो इसके लिए फिर उन्होंने कोई टेबल दिया होगा जिससे इसकी वैल्यूज हम निकालते हैं, उसको टेबुलेटेड बाय कार्ल-पेयरसन कहते हैं, पेयरसन कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज पे हैं कि इसका मीन m के इक्वल होगा और इसका वेरिएंस भी m के इक्वल होगा। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और वेरिएंस बराबर होंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, गामा डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। डिस्क्रीट में हमने पढ़ा था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। तो इन दोनों को आपने याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में वो इस तरह भी पूछ सकता है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हैव इक्वल मीन एंड वेरिएंस, तो उसमें नीचे इन दोनों में से आपने देखना है किसका नाम है। कोई एक ऑप्शन इन दोनों में से आएगा तो आपने उसको सर्कल करना होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों ऑप्शन आ जाएं और एंड पे तीसरा ऑप्शन बोथ का आ जाए, या लास्ट ऑप्शन बोथ ए और बी का आ जाए। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप एमसीक्यूज पढ़ रहे होते हैं तो ऑप्शन एक दफा आपने सारे पढ़ने हैं और उसके बाद फाइनल डिसीजन पे पहुंचना है कि इसका ए बी सी कौन सा आएगा। सेकंड है हमारे पास, द कर्व ऑफ एफ ऑफ एक्स इज asymptotic टू द x axis if m is equal to 1, the curve has a mod at x m is equal to 1। एक मिनट से कंफर्म करना है कि क्या लिखा था। x is equal to m minus 1 लिखा हुआ है, ये x is equal to m minus 1। If m greater than 2, it touches the x axis at the origin। अगर ये 2 से ग्रेटर देन हो जाती है तो फिर ये टच कर जाएगी x एक्सिस को, अगर m ग्रेटर देन 2 है। इसकी
third property, the curve become asymptotic to the both axes when m lies between 0 and 1. अगर m 0 और 1 के दरमियान रहेगा तो बोथ एक्सिस के साथ ये असिम्प्टोटिक होगी जब m हमारे पास 0 to 1 होगा। रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस की, कि अगर हमारे पास टू इंडिपेंडेंट गामा डिस्ट्रीब्यूशन हो विद पैरामीटर m और n, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर अगर इनका कंबाइन करेंगे तो m प्लस n जो है विद पैरामीटर वो भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसका एक्सपेक्टेशन e की पावर tx, और इसका इंटीग्रेट सॉल्व करेंगे तो आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइनल आंसर इसका कहां पे है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, ये है। वन माइनस टी ई की पावर टी ई की पावर माइनस एम है, 1 माइनस टी की पावर माइनस एम प्रोवाइडेड दैट टी जो है लेस देन आर इक्वल टू 1। On differentiating these times with respect to and putting t, find ये इसका कमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा जो बनेगा m इंटू गैमा आर के। ठीक है, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन 1 माइनस टी यही हमारे पास और उसकी पावर माइनस एम, यही फाइनल है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्स्ट काइंड, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हम दो तरह की पढ़ेंगे। पहली काइंड कौन सी है? अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स इज साइड हैव अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 पैरामीटर्स। अब इसके हमारे पास 2 पैरामीटर हैं, पिछली के हमारे पास एक पैरामीटर था जो m के इक्वल था, इसके 2 पैरामीटर हैं m और n, और इसका पीडीएफ क्या है 1 ओवर बीटा m व n x की पावर n माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1, और लिमिट इसकी क्या है 0 to 1। और पीछे जो हमने गामा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है उसकी लिमिट्स हमारे पास 0 to इन्फिनिटी थी, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास 0 to x, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे उसी फंक्शन को, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसका बन जाएगा। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? इसका मीन जो है m ओवर m प्लस 1 m प्लस n है, और इसका जो वेरिएंस है m प्लस n का स्क्वायर m प्लस n प्लस 1 रिस्पेक्टिवली। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इसको याद करने में मुश्किल होगी लेकिन आपने ये याद रखना है, इसका एमसीक्यू जो है बन सकते हैं। ये आगे प्रूफ किए हुए हैं, प्रूफ के न जाए, आपने जस्ट फाइनल रिजल्ट इसके याद रखने हैं। और हायर मोमेंट्स हम जब भी किसी चीज का भी अगर करते हैं तो एक्सपेक्टेशन x की पावर हायर में हम 2 3 4 जो भी मोमेंट्स हमने फाइंड करना हो तो एक्सपेक्टेशन हम उसकी ले लेते हैं। अगर 2 कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर करेंगे, अगर 3 कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x 4 करेंगे 3 करेंगे, और अगर 4 कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x 4 करेंगे। तो उसको सॉल्व करके हम इसके मोमेंट्स 4 ही क्यों निकालते हैं, इससे आगे क्यों नहीं जा सकते?
मोमेंट्स 4 ही क्यों निकालते हैं उससे ज्यादा? उससे कौन? आगे क्यों नहीं जा सकते हम? किसी को पता है इसका क्यों निकालते हैं 4 तक? कोई बता दे। फिलहाल तो कोई नहीं, कभी इसके बारे में क्वेश्चन नहीं हुआ गए। चले अच्छा, कल मैं- इसको आपने सर्च करके आना है। और कौन कोई बोल रहा था? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर, मूवमेंट मेरा ख्याल है मूवमेंट 4 तक इसलिए निकालते हैं क्योंकि स्क्यूनेस और कर्टोसिस का हमें डिस्ट्रीब्यूशन की शेप का हमें इन्हीं दो चीजों से पता चलता है। और हम लोग इसका B1 और B2 क्या कहते हैं वो हम मोमेंट fourth रेशियो जो movement इसकी तक होती find- हैं। हाँ जी, वो हम 4th मोमेंट तक इसकी फाइंड कर लेते हैं। इससे ज्यादा की हमें नीड भी नहीं होती क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वही हमें बता रही होती है कि आया वो सिमेट्रिकल है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली ये क्या शेप है उसकी। गुड। हाँ जी, इसलिए 4th मोमेंट तक ही हमारी नीड होती क्योंकि है। हमारे पास जो मोमेंट्स रेशियो हैं β1 और β2, तो उसमें जो चीजें यूज होती हैं M2, M3 और M4, ये 3 चीजें उसके अंदर यूज होती हैं β1 और β2 को कैलकुलेट करने के लिए, जो इसकी शेप और हाइट वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन की बता रही होती है। Third property, the shape of the beta distribution for m is equal to 4 or n is equal to 3 is indicated in the figure. ये उसकी शेप हमें बता रहा है। शेप इसकी इसके दोनों पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, m और n। अगर m और n बराबर होंगे तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर वाली शेप बनेगी, और अगर m और n m4 है, n3 है, तो ये हमारे पास इस तरह की शेप जो बेल कर्व की तरह बन रही है, इस तरह बनेगी। If m and n are both greater than 1, it has a model value at x is equal to m minus 1, m plus n minus 2। यहां पर हम इसकी मॉडल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। It reduces to the uniform distribution over the unit interval। ये जो हमारे पास m इक्वल टू n अगर हमारे पास 1 के इक्वल है, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पर रिड्यूस हो जाएगी ओवर अ यूनिट इंटरवल। तो इसका इंटरवल क्या होगा? 1 इंटरवल होगा, 0 to 1। The curve of f of x touches the x-axis at x is equal to 0, यानी x is equal to 0 पर वो टच कर रहा है, और m अगर हमारे पास ग्रेटर देन 2 आ गया तो फिर भी वो x-axis को टच कर जाती है। उसके बाद बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड काइंड की है। A continuous random variable x is said to have a beta distribution of the second kind with parameters m and n if its PDF is defined by। ये हमारे पास इसमें और पहले वाली में फर्क आप देख लें कि 1 ओवर बीटा m व n x की पावर m माइनस 1 है, और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n है। और यहां पे हमारे पास बीटा इंटू एम एन और x की पावर m माइनस 1, और ये लास्ट जो हमारे पास 1 माइनस एक्स n की पावर माइनस n माइनस 1 है, ये वाली चीज में फर्क है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर, जैसे हमें पता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन हाइपर की होगी, इस तरह से पॉइसन की होगी, या फिर हमें यूनिफॉर्म की भी होगी, तो इसी तरह से बीटा और गैमा की ये कहाँ पे अप्लाई होता है रियल लाइफ में? जैसे कि हमें यूनिफॉर्म का तो पता है, बायनोमियल का भी पता है, पॉइसन का भी पता है, तो गैमा और यूनिफॉर्म बीटा को क्या का पता है आपको? यूनिफॉर्म जब जो तमाम यूनिट्स जो होते हैं उनकी जब प्रोबेबिलिटी जब बराबर होती है तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होती है। हाँ, जो वेरिएबल, ये डिपेंड करता है डाटा की बायनोमियल में डिस्ट्रीब्यूशन पर। इसमें कोई इस तरह नहीं है। ये हम
जब डाटा हमारे पास आ जाता है तो उस डाटा को हम उसकी कर्व को ऑब्जर्व करते हैं। अगर इस कर्व को वो फॉलो कर गए तो फिर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो जब हमारे पास डाटा आ जाता है रियल लाइफ डाटा, तो फिर हम उसकी पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि इस पर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हम लगा सकते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर जाए। जी सर। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड हम कर रहे थे, ये इसका फार्मूला है, इसको आपने देख लेना और बाकी इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाना है। और लिमिट्स इसमें 0 टू इंफिनिटी है, वहां पे हमारे पास 0 टू 1 थी फर्स्ट काइंड में, तो ये मेन डिफरेंस इनका आपने देखना है। प्रॉपर्टीज में हमारे पास the important properties of beta distribution of the second kinds are below. Moments about the origin are easily calculated as follows. इसके moments about the origin जो है वो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 टू इंफिनिटी और उसका x की पावर r आ जाएगा। अगर 1 कर रहे हैं तो x की पावर 1 साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर 2 कर रहे हैं तो x की पावर 2 होगा एंड सो ऑन। If m greater than 1, जो इसका पैरामीटर है वो greater than 1 हो, the distribution is unimodal with the mod at x is equal to m minus 1 n plus 1। और अगर m is equal to 1 हो तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो J शेप डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। उसके बाद कर्व f of x is asymptotic to the x-axis and it touches it at the origin if m greater than 2। अगर m हमारे पास greater than 2 होगा तो ये टच कर जाएगी x एक्सिस को, जैसे पिछली इसकी काइंड 1 भी इसी तरह थी, तो वो भी टच कर रही थी x एक्सिस को m greater than 2 पे। The curve touches the y axis at the origin if, अगर हमारे पास 1 to 2 m जो है 1 to 2 होगा तो y एक्सिस को ये ओरिजिन से टच करेगी, यानी ओरिजिन से ये स्टार्ट होगी। एंड द कर्व बिकम asymptotic to both axes when m lies between 0 and 1 होगा, तो ये asymptotic to both axes जो है उसके दरमियान होगी। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारी नेक्स्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका इस्तेमाल काफी ज्यादा इस्तेमाल है इसका। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, इसकी ये हिस्ट्री भी याद रखनी है क्योंकि इसकी हिस्ट्री पे भी क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज कंसिडर्ड द कॉर्नरस्टोन ऑफ द मॉडर्न स्टैटिस्टिकल थ्योरी। किसने डिस्कवर की थी? अब्राहम डी मोवरे। कब की थी उसने? As a limiting form of the binomial distribution by increasing n the number of trials to a very large number of for a fixed value p, but this paper remained unnoticed until 1924 when it was found in a library by Carl Pearson। यानी जो उसने पेपर अपना बनाया था वो 1924 तक अननोटिस्ड ही रहा, लेकिन फिर कैरल पियर्सन को ये मिला 1924 में। द नेम ऑफ द पायरी एस लापेलेस इज आल्सो एसोसिएटेड विद द डेरिवेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लापेलेस का भी नाम आता है इसकी डेरिवेशन में। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड द गसियन, ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हम गसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इन ऑनर ऑफ द ग्रेट जर्मन मैथमेटिशियन Carl F. Gauss, who also derived its equation mathematically। यानी इसकी इक्वेशन जो मैथमेटिकली थी वो गॉस जो था, कार्ल एफ, जर्मन मैथमेटिशियन, उसने
इसकी इक्वेशन बनाई थी जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, 1/σ 2 पाई स्क्वायर रूट e की पावर माइनस x माइनस म्यू का स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर। और इसकी जो लिमिट्स हैं -∞ टू +∞ होगी और शेप इसकी बेल शेप होगी और इसका मीन म्यू होगा और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होगा। अब इसकी शेप जो है, इसके जो दोनों पैरामीटर्स हैं उन पर डिपेंड करती है। म्यू हमारा लोकेशन इसका पैरामीटर है और सिग्मा इसका स्केल